एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रकाश और ऑप्टिक्स के एक ऐसे जादू को समझने वाले हैं जो सीधे हमारी आंखों के अंदर से शुरू होता है और बाहर इस विशाल रंगीन आसमान तक फैला हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर में कुछ ऐसे रोजमर्रा के रहस्यों से पर्दा उठेगा जो अक्सर हमें हैरान कर देते हैं। अब जैसे, क्या कभी रात में आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि उसी आसमान में मौजूद ग्रह या प्लैनेट्स एकदम स्थिर चमकते हैं? और भाई, बात सिर्फ रात के आसमान की ही क्यों करें? दिन के उजाले में भी प्रकृति कुछ कम रहस्यमय नहीं है। जरा सोचिए, पानी की एक छोटी सी बूंद पूरे आसमान में इतना विशाल और खूबसूरत इंद्रधनुष कैसे उकेर सकती है? इन्हीं सब दिलचस्प सवालों के साइंटिफिक जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। ब्रह्मांड के इन बड़े बड़े चमत्कारों को समझने के लिए हमारी यात्रा बाहर से नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे अंदर से शुरू होती है, यानी हमारी अपनी आंखों के अंदर से। सच कहूं तो यही वो अद्भुत बायोलॉजिकल मशीन है जो हमारे लिए इस दुनिया को देखना मुमकिन बनाती है। अब हमारी आंखों के अंदर काम करने का जो सटीक क्रम है वो वाकई बड़ा दिलचस्प है। लाइट सबसे पहले कॉर्निया से अंदर आती है, फिर प्यूपिल से होकर गुजरती है जिसे हमारा आइरिस कंट्रोल करता है, और फिर हमारा लेंस रेटिना पर बाहर की चीजों की बिल्कुल एक उल्टी तस्वीर बना देता है। यकीन मानिए, ये किसी भी परिष्कृत या हाईटेक कैमरे की तरह ही काम करता है। पर सच बताऊं तो हमारा ये बायोलॉजिकल लेंस एक साधारण कैमरे से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। सिलेरी मांसपेशियां इस लेंस के आकार को बदल सकती हैं। मतलब, जब दूर की चीजें देखनी होती हैं तो ये लेंस पतला हो जाता है और पास की चीजों के लिए अपने आप मोटा हो जाता है। फोकस दूरी को इस तरह से एडजस्ट करने की इस बेहतरीन खूबी को ही हम अकोमोडेशन या समंजन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही काम का फैक्ट है जिसे याद रखना चाहिए। एक नॉर्मल विजन वाले युवा के लिए किसी भी चीज को बिना किसी स्ट्रेस के एकदम क्लियर देखने के लिए कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हम कोई किताब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा करीब ले आएं तो बस अक्षर धुंधले दिखने लगेंगे और आंखों पर जोर पड़ने लगेगा। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है ना। तो आइए अब बात करते हैं आंखों की कुछ आम समस्याओं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। देखने से जुड़ी दो सबसे आम समस्याओं के बीच एक बड़ा सीधा सा अंतर है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि दूर की चीजें धुंधली हो जाती हैं क्योंकि इमेज रेटिना के सामने ही बन जाती है। इसे अवतल या कॉन्केव लेंस से ठीक किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में इमेज रेटिना के पीछे बनती है और इसे उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस लगाकर वापस रेटिना पर लाया जाता है। बहुत सिंपल है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ और चैलेंजेस भी आते हैं। प्रेसबायोपिया में बढ़ती उम्र के साथ आंखों की अकोमोडेशन पावर कम हो जाती है, जिसके लिए अक्सर बायोफोकल लेंस की जरूरत पड़ जाती है। एक और बहुत ही आम समस्या है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। इसमें जो हमारा ट्रांसपेरेंट लेंस होता है वो दूधिया या धुंधला हो जाता है। इसका पक्का समाधान सिर्फ सर्जरी ही है, जिससे रोशनी वापस लौटाई जा सकती है। इन सभी साइंटिफिक बातों के बीच जरा एक पल रुककर दृष्टि के इस अनमोल उपहार के बारे में सोचते हैं। सी सिब्बर के ये शब्द जो उस इंसान की भावना को दर्शाते हैं जो सूरज की गर्मी तो महसूस कर सकता है लेकिन उसकी रोशनी नहीं देख सकता, हमें याद दिलाते हैं कि ये देखने की क्षमता कितनी कीमती है। आज भी कॉर्नियल अंधापन दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। पर यहाँ एक बहुत ही इंस्पायरिंग बात सामने आती है। मृत्यु के कुछ ही घंटों के भीतर लगभग कोई भी व्यक्ति अपनी आंखें दान कर सकता है। चश्मा पहनने वाले, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके लोग या डायबिटीज और अस्थमा के पेशेंट्स भी, हाँ, बस संक्रामक रोगों को छोड़कर बाकी सभी नेत्रदान कर सकते हैं। दान की गई सिर्फ एक जोड़ी आंखें 4 लोगों की जिंदगी में फिर से रोशनी भर सकती हैं। है ना कमाल की बात? खैर, अब हमारी आंखों से निकलकर जरा बाहर की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं लाइट के मुड़ने और स्पेक्ट्रम की। आइजैक न्यूटन की वो क्रांतिकारी खोज तो याद ही होगी। उन्होंने ही पता लगाया था कि सफेद रोशनी दरअसल 7 अलग-अलग रंगों की एक पट्टी से बनी है। जब ये रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अलग-अलग एंगल्स पर मुड़ती है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे ज्यादा। सफेद लाइट के अपने इन कलर्स में बढ़ जाने को ही हम डिस्पर्जन या विक्षेपण कहते हैं, जो वो मशहूर विबग्योर VIBGOR पैटर्न बनाता है। अब जरा सोचिए, हमारा नेचर इस साइंस को कैसे यूज करता है। हवा में मौजूद पानी की एक छोटी सी बूंद बिल्कुल एक कांच के प्रिज्म की तरह काम करती है। इसके 3 बहुत ही सटीक स्टेप्स होते हैं। पहला, बूंद में एंटर करते समय लाइट का अपवर्तन और विक्षेपण होता है। दूसरा, बूंद के अंदर उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है।
और फाइनली बाहर निकलते समय वो फिर से रिफ्रैक्ट यानी अपवर्तित होती है। और फिर पानी की अनगिनत बूंदों से मिलकर बनता है वो शानदार नज़ारा जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक खास बात यह है कि ये खूबसूरत घटना हमेशा सूर्य के ठीक ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में ही घटित होती है। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और जूम आउट करते हैं। बात करते हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की। तो भाई, वायुमंडल के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम अपने उस पहले वाले सवाल पर वापस आते हैं। तारे आखिर टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? इसका सीधा सा जवाब हमारे एटमॉस्फेयर की परतों में छिपा है। तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए वे लाइट के सिर्फ एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की बदलती परतों से होकर गुजरता है तो उसका रास्ता लगातार थोड़ा थोड़ा भटकता रहता है। इसी वजह से तारे की पोजीशन हमें बदलती हुई सी लगती है और प्रकाश घटता बढ़ता है, जो हमें टिमटिमाहट के रूप में दिखाई देता है। लेकिन एक मिनट, अगर तारे टिमटिमाते हैं तो फिर ये हमारे सौरमंडल के ग्रह उसी वायुमंडल से देखे जाने पर क्यों नहीं टिमटिमाते? एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स को और गहराई से समझने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका कारण ये है कि ग्रह तारों के मुकाबले हमारी पृथ्वी के बहुत करीब हैं, इसलिए वे एक छोटा सा बिंदु नहीं बल्कि प्रकाश के एक्सटेंडेड सोर्सेस की तरह काम करते हैं। ग्रहों को कई पॉइंट साइज लाइट सोर्सेस का एक कलेक्शन माना जा सकता है। वायुमंडल के कारण इन अलग अलग पॉइंट्स का टिमटिमाना एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देता है, यानी उनका कुल एवरेज एकदम जीरो हो जाता है और इसलिए वो हमें स्थिर दिखते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और गजब का इफेक्ट देखिए। सूरज अपने एक्चुअल सूर्योदय से ठीक 2 मिनट पहले ही हमें आसमान में दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी आसमान में बना रहता है। मतलब वो असल में वहां होता नहीं है, लेकिन वायुमंडल द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है ना जबरदस्त? अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे कलरफुल टॉपिक पर, लाइट का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हवा में मौजूद जो एकदम महीन कण होते हैं वो लंबे वेवलेंथ वाले लाल रंग के मुकाबले छोटे वेवलेंथ वाले नीले रंग को बहुत ज्यादा मजबूती से बिखेरते हैं। यही वो वजह है कि दिन के समय पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। दूसरी तरफ लाल रंग सबसे कम बिखरता है और कोहरे या धुएं को आसानी से पार कर सकता है। इससे हमें यह भी समझ आ जाता है कि खतरे के सिग्नल्स के लिए हमेशा लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा एक बात सोचिए। हमारी ये सारी रंगीन दुनिया, ये नीला आसमान, ये सब इसी वायुमंडल की देन है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर पृथ्वी पर कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो हमारा आसमान दिन में भी पूरी तरह से काला दिखाई देता। दिन के उजाले में भी ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल अलग होता। हम एक अदृश्य गैस के आवरण के कितने आभारी हैं जो इस दुनिया को इतना खूबसूरत और रंगीन बनाता है। इसी दिलचस्प सोच के साथ आज